नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, एक ही जगह रुकी हुई है। तो सभी को ये चिंता है कि अब क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगी या यहीं घूमेगी। तो दोस्तों, ये तो बात सही है कि मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है, ना ज़्यादा ऊपर जा रही है और ना नीचे जा रही है। निफ्टी भी 4.5 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ कल। तो ये कोई बढ़त नहीं है। कुछ बहुत सारी न्यूज़ हैं जिसकी वजह से मार्केट एक कन्फ्यूजन की स्थिति के अंदर है कि भाई क्या करें। ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है और ना बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही है मार्केट के अंदर। तो वो स्थिति जो है कि ख़तरनाक स्थिति है कि मार्केट एक ऐसी रेंज पर बैठी हुई है कि जहाँ से कहीं पर भी मार्केट मूव कर सकती है। अब दोस्तों, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ इन 2 महीने के अंदर मार्केट पचा चुकी है। बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ थी, चाहे वो इलेक्शन वाली न्यूज़ हो जिसके अंदर सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसको भी मार्केट ने पचा लिया और उसके बाद भी मार्केट ऊपर चली। उसके बाद बजट की न्यूज़ आई जिसके अंदर टैक्स बढ़ाया गया, वो भी मार्केट ने एक तरीके से पचा लिया। फिर भी उसके बावजूद मार्केट नीचे जा रही है। उसके बाद एक जापान से न्यूज़ आई, फिर अमेरिका के रिसेशन की न्यूज़ आई। वो सारी न्यूज़ लगातार मार्केट पचाती जा रही है और उसके बावजूद मार्केट ऊपर जा रही थी। मगर अब मार्केट एक थम सी गई है बिल्कुल। और जबकि अमेरिका और जापान की जो स्थिति थी वो लगभग ठीक हो चुकी है। एक तरीके से अमेरिका की मार्केट तो बॉटम आउट भी हो चुकी है और वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रैली भी कर रही है। हमारे यहाँ ऐसा क्या है कि क्या वजह है कि ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, उसके अगर हम उसकी तरफ देखें भाई क्या स्थिति है, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जैसे ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी मार्केट एक कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि इस बार क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, लग रहा है इस बार विपक्ष थोड़ा मजबूत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस मुद्दे को ले ले और उसके ऊपर फिर दोबारा से कार्रवाई हो जाए। तो एक ये भी शायद मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन चल रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या रहेगा मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, जो मार्केट की इस टाइम पोजीशन है वो 24,150 24,200 के आसपास मार्केट बनी हुई है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब तक 24,450 24,500 मार्केट क्रॉस नहीं करेगी, मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमती रहेगी। मार्केट का 20 डेमा भी 24,500 के आसपास है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग है, जहाँ पर सप्लाई जोन है निफ्टी का। वहाँ से मार्केट को जैसे ही मार्केट वहाँ पहुँचती है और मार्केट नीचे की तरफ क्रैश कर जाती है। इसी तरह नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 24,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट का। जैसे ही 24,000 के आसपास मार्केट आती है, वहाँ से कुछ बाइंग आती है और मार्केट उसी रेंज के अंदर चलती रहती है। यानी कहने का ये मतलब ये है कि 24,000 और 24,500 जो है ये रेंज बन गई है मार्केट की, जिसके अंदर मार्केट मूव कर रही है। अगर हम देखें कि निफ्टी तो इतना नहीं गिर रहा है, 4 पॉइंट बढ़ गया, 20 पॉइंट बढ़ गया, 100 पॉइंट बढ़ गया या 100 पॉइंट नीचे आ गया, मगर हम सेक्टर वाइज अगर देखें मार्केट को तो सेक्टर वाइज काफ़ी सेलिंग आ रही है मार्केट के अंदर। अगर हम देखें अपना पोर्टफोलियो भी, तो पोर्टफोलियो भी हमारा नेगेटिव में ही जा रहा है। तो दोस्तों, अब कुछ लोग आके टीवी पे ये भी कहने लगे हैं कि मार्केट 23,000 आ जाएगी। मुझे नहीं पता कि मार्केट 23,000 आएगी या मार्केट 25,000 जाएगी। अगर मैं चार्ट के हिसाब से देखूं तो दोस्तों, अभी तो नहीं लगता कि मार्केट 23,000 आएगी। जब तक मार्केट 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती या मार्केट 23,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती, तब तक ये बात कहना बेमानी होगा कि मार्केट 23,000 चली जाएगी। दोस्तों, इस टाइम जो पोजीशन है वो ये है कि हमें अपने स्टॉक के अंदर, हर स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। हमारे स्टॉक की क्या पोजीशन है, इंडेक्स को नहीं देखना है। अगर हमें अब अपने पर्टिकुलर अपने स्टॉक्स को देखना है जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो दोस्तों देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। पैनिक में आकर ऐसा ना करना कि पूरा अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें। देखिए, इस टाइम जो पोजीशन है, इस टाइम क्या समझदारी की बात है कि जो हमारे स्टॉक नहीं चल रहे हैं, जो हमारे स्टॉक नेगेटिव में है, अक्सर क्या होता है हम लोग उन स्टॉक्स को निकालते हैं जो हमारे ग्रीन में होते हैं। हमें लगता है इसमें प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट बुक कर लो और थोड़ा बहुत प्रॉफिट है इसमें से निकल जाओ। मगर जो हमारे स्टॉक नेगेटिव में होते हैं, जो लॉस में चल रहे हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, ये सोचकर कि नहीं यार ये तो लॉस में चल रहे हैं, जब प्रॉफिट में आएंगे तभी हम ये निकालेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जिन स्टॉक से हमें बाहर निकलना होता है हम उन स्टॉक को तो रख लेते हैं और जिनमें से नहीं निकलना होता उसमें से हम बाहर हो जाते हैं। तो इस टाइम हमें बहुत समझदारी से काम लेना है। जो स्टॉक हमारे पिछली रैली में नहीं चले हैं और अब भी वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमें उन स्टॉक से ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अगर कभी भी रिकवरी आती है तो वो स्टॉक उस रिकवरी के अंदर वो
उस तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे जो बाकी स्टॉक बढ़ेंगे। आप देखिए काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो इस गिरावट में भी थमे हुए हैं, वहीं पर रुके हुए हैं, या बहुत थोड़ा बहुत नीचे जाते हैं फिर वापस ऊपर आ जाते हैं। तो आप ये समझिए कि इतनी नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी अगर कोई स्टॉक रुका हुआ है तो वो स्टॉक अच्छा है। अगर वो आपको प्रॉफिट भी दे रहा है आपके पोर्टफोलियो में, और आप ये सोचकर उससे निकल जाते हैं कि भाई ये हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो ये शायद एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो हमें यही देखना है कि जो स्टॉक नहीं चल रहे हैं, जो स्टॉक हमारे एसएल के करीब पहुंच गए हैं या एसएल लग रहा है जिनके अंदर, उसमें से निकलना बेहतर होगा। ये सोचकर सारा पोर्टफोलियो खाली कर देना कि मार्केट 23,000 चली जाएगी, देखिए किसी को नहीं पता ये बात। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई हो और मार्केट 24,000 से रिवर्स भी करना शुरू कर दे। जैसे मिड कैप है, मिड कैप कल करीब ½ % गिरा, निफ्टी नहीं गिरा। और आप ये देखिए कि लगातार अमेरिका की मार्केट जो है, अगर हम उन्हें देखें तो 3 दिन से 4 दिन से अमेरिका की मार्केट अच्छी रैली कर रही है, और डाउ और नैस्डैक दोनों 20 डेमा के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है उन्होंने। तो उस हिसाब से हम देखें तो जहाँ से ये बात शुरू हुई थी, जहाँ से नेगेटिव शुरू हुआ था, वो सारी मार्केट, चाहे वो जापान की हो चाहे वो अमेरिका की हो, वो अच्छी पोजीशन के अंदर है। मगर अगर हम अपनी मार्केट ब्रेथ देखें तो हमारी मार्केट ब्रेथ बहुत ख़राब चल रहा है। हमारे यहाँ एक शेयर बढ़ रहा है तो 2 शेयर गिर के बंद हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें, जो मैं कह रहा हूँ कि सेक्टर वाइज हमारी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। मगर यहाँ पर पैनिक में आकर सारा पोर्टफोलियो खाली कर देना मेरे को नहीं लगता कि समझदारी है। हमें समझदारी से सभी स्टॉक्स के, जो हमारे पास स्टॉक है उनके चार्ट को आप देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्टॉक बहुत बड़े सपोर्ट पे आ रहे हैं और हम वहाँ से निकल जाएं। तो ये सब देखकर आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए कल जो मार्केट नेगेटिव में चली गई, ऊपर चली गई थी फिर नेगेटिव में आई, एक तो उसकी वजह ये थी कल एक्सपायरी थी, और मार्केट को कॉल राइटर ने और पुट राइटर ने 24,100 और 24,200 के बीच में जकड़ा हुआ था बहुत बुरी तरह। पुट राइटर 24,100 पे खड़ा हुआ था और कॉल राइटर 24,200 पे खड़ा हुआ था, तो साफ दिखाई दे रहा था कि मार्केट इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग देगी। एक दूसरी बात ये थी कि अमेरिका के अंदर सीपीआई डाटा आना था, तो वो भी एक डर था मार्केट को कि कहीं वो ख़राब तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि देखिए इस टाइम दोस्तों सबसे ज़्यादा हमें जो देखना है, एक तो इन्फ्लेशन का आंकड़ा अमेरिका का, और दूसरा जॉब का जो आंकड़ा आएगा। क्योंकि मार्केट जो सितंबर में रेट कट सोच कर बैठी है कि रेट कट होगा, अगर ये आंकड़े ख़राब आते हैं तो ये एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ होगी मार्केट के लिए। कल जब सीपीआई आंकड़ा आया तो वो अनुमान के अनुसार आया, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 2.9 से 3% तक का डाटा आएगा तो वो ठीक होगा। कल जो डाटा आया वो 2.9 के आसपास आया, तो अमेरिका की मार्केट ने भी अच्छी रैली करी और मार्केट अप पे ही जाकर बंद हुई। तो हमें अब इस टाइम इन्फ्लेशन के आंकड़े को देखना है। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है, जो खाद्य पदार्थ का इन्फ्लेशन है, वो नीचे डाउन आया है, जो हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। कुछ बीच बीच में न्यूज़ ख़राब आ रही हैं दोस्तों, जिस वजह से भी कुछ सेक्टर गिर रहे हैं और जो मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कल एक मार्केट बंद होने के बाद एक न्यूज़ आई कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने जो अकाउंट हैं वो एसबीआई और पीएनबी से बंद करने का ऑर्डर किया है, उन्हें बंद किया जाए। तो ये एक न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ है हमारी मार्केट के लिए, एसबीआई और पीएनबी या बैंक के लिए, कि ऐसा क्या है कि अगर इस तरह से गवर्नमेंट इन बड़े बैंकों से अपने अकाउंट को बंद करती है तो ये आने वाले टाइम के लिए और बड़ा घातक घातक न्यूज़ होगी। उसके बाद दोस्तों एक जो न्यूज़ हमारे यहाँ आई मेटल को लेकर, मेटल सेक्टर जो कल गिरा काफ़ी तेज़ी से। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया, 9 जजों की संवैधानिक बेंच का जो फ़ैसला आया, जो 2005 से केस चल रहा था उसका कल जो फ़ैसला आया, वो मेटल सेक्टर के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ थी। दोस्तों ये जो मैटर था वो ये था कि हमारे यहाँ जो भी टैक्स लगाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगा सकती। मगर सन 2005 से ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि कुछ प्रदेश जहाँ पर माइनिंग होती है, वहाँ उन स्टेट ने एक सेस लगा दिया था, एक टैक्स लगा दिया था इन कंपनियों के ऊपर। और ये इन कंपनियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट भी गई थी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अंदर उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, मगर सेस लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। तो ये न्यूज़ आगे के लिए भी और ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बन जाती है कि तो इस हिसाब से तो अब स्टेट गवर्नमेंट बाकी कंपनियों पर भी सेस लगाने का उनको अधिकार मिल गया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के टैक्स भी और कंपनियों के ऊपर लगाए।
मगर उसके अंदर एक राहत की बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो टैक्स है वो 2005 से देना है, बट इसके अंदर पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट वो भी मांग रही थी। मगर ये नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा भी था कि टाटा स्टील ने ये बोला था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास 17,000 करोड़ का एक बर्डन पड़ेगा। तो ये कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसी वजह से मेटल सेक्टर सारा कल क्रैश हुआ। 5% टाटा स्टील हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, एनएमडीसी को, कोल इंडिया, इन पे सब पे इफेक्ट आएगा। तो इस तरह की न्यूज़ बीच बीच में मार्केट के अंदर आती जा रही हैं, जो मार्केट थोड़ा सा ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं कोई इस तरह की न्यूज़ आ जाती है। चाइना से भी न्यूज़ आई कि सन 2008 और 2015 से भी बुरी स्थिति में मेटल सेक्टर वहाँ पर चल रहा है। तो अगर ऐसा है तो वो मेटल सेक्टर के लिए और ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है। क्योंकि देखिए, हम अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर हमारा देश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है मेटल के मामले में। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जबकि चाइना तो कंज्यूम भी ज़्यादा करता है स्टील को। जो भी अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करता तो एक्सपोर्ट के साथ साथ कंज्यूम भी ज़्यादा करता है। उसके बावजूद अगर वहाँ मेटल की ये स्थिति है तो ये थोड़ा सा मेटल सेक्टर के लिए घातक न्यूज़ है। तो यही एक वजह है कि कहीं ना कहीं किसी सेक्टर की कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है और कन्फ्यूजन की स्थिति में है। एक निफ्टी आईटी ने ही थोड़ा सा कल संभाला है, जिसमें भी टीसीएस ने थोड़ा सा निफ्टी को संभाल के रखा है। नहीं तो अदरवाइज़ पीछे अभी परसों एचडीएफसी की एक न्यूज़ आई, उसकी वजह से मार्केट गिरी, एचडीएफसी ने निफ्टी को क्रैश किया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज़ जो आ रही हैं वो मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट जो है एक 20 सेंटर में खड़ी हुई है। 23,800 अगर तोड़ती है मार्केट तो एक नेगेटिव होगा। अगर उसको उसके नीचे क्लोजिंग देती है, 24,500 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो एक पॉजिटिव होगा। अब ये जो रेंज है, ये रेंज मार्केट इसे अब कोई बहुत बड़े गैप अप या बहुत बड़े गैप डाउन पर ही क्रॉस कर पाएगी, जहाँ तक लग रहा है। अभी तो नहीं नज़र आ रहा कि मार्केट इससे नीचे जाएगी या इससे ऊपर भी बहुत जल्दी चली जाएगी, वो भी नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आती है और उसकी वजह से मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग करती है, जिसकी वजह से कॉल राइटर वहाँ से हटता है, तो ही हम समझ सकते हैं कि मार्केट ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। तो हमें थोड़ा सा पैनिक में नहीं आना है, हमें अपने स्टॉक को देखना है कि हमारे स्टॉक किस तरह से हैं। क्योंकि ऐसा ना होना कि हम ख़राब शेयर के साथ साथ अपना कोई अच्छा शेयर भी निकाल दें। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि जो हमारे स्टॉक नहीं चल रहे हैं, ख़राब हैं और बहुत लंबे टाइम से नीचे की तरफ हैं या डाउन ट्रेंड पर चल रहे हैं, हमें उनको ही निकालने का सोचना चाहिए। बाकी आप जैसा समझते हैं आप अपना निर्णय लें। जो भी आपको लगता है अपना स्टॉक, जो भी आपका पैरामीटर है, जो भी आप टेक्निकल इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से आपका जो भी एसएल बनता है, उस हिसाब से आप इस चीज़ को देखें। तो दोस्तों एक बार हम चार्ट भी देख लेते हैं कि क्या रहा मार्केट के अंदर। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। पीछे भी जब इसके बारे में बात हुई थी तो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन मैंने पहले भी बोला था कि अगर इस रेड लाइन के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो एक नेगेटिव होगा। और मार्केट उसके बाद ऊपर भी गई, वही 24,490 के आसपास मार्केट गई, 480-90 के आसपास, और मार्केट ने फिर वहाँ से रिएक्शन दिया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन है जब तक ये मार्केट इसको यहाँ से क्रॉस नहीं करती है। और उसके बाद ये रेड लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग और 23,800 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो मार्केट नेगेटिव स्थिति में होगी। और वैसे अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर बहुत, अब ये एक छोटी सी रेंज बन गई है मार्केट के अंदर। इस रेंज को ये कहाँ से तोड़ती है, किस साइड से ब्रेक करती है, अब वो देखना एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर हम मिड कैप को भी देखें दोस्तों, तो मिड कैप के अंदर भी आप देखिए कि मार्केट ने, ये देखिए आप, इसका भी 57,150 के आसपास 20 डेमा हमारा बनता है और मार्केट ने यहाँ पर इसको टच किया और उसके बाद मार्केट वहीं से नीचे आई। अब अगर हम अमेरिका की मार्केट को देखते हैं तो दोस्तों आप देखिए अमेरिका की मार्केट को, तो अमेरिका की मार्केट डाउ भी अच्छी खासी रैली कर रहा है। देखिए आप, जब से वो न्यूज़ जो आई थी ख़राब न्यूज़, और उसके बाद से आप देखें तो मार्केट अच्छी रैली कर रही है। ये देखिए आप, और ये 20 डेमा के ऊपर बंद हुई है।
तो अगर हम अमेरिकन अब ग्लोबल मार्केट को देखें, ग्लोबल मार्केट सही चल रही हैं। अब जो दिक्कत है एक दो दिन से, चाहे वो एच बैंक की वजह से हो, चाहे कल जो हमारी मार्केट गिरी है, वो हमारा अपना डोमेस्टिक इशू है। वो ग्लोबल इशू की वजह से हम नहीं गिरे हैं, तो ये थोड़ा सा एक भयंकर स्थिति है। और एक दूसरी बात कि एफ जो है बिल्कुल भी बाइंग नहीं कर रहा है मार्केट के अंदर, जबकि डी ने मार्केट को संभाला हुआ है। एफ की तरफ से लगातार सेलिंग आ रही है। हम नेस्डैक को भी देख लेते हैं। नेस्डैक भी आप देखिए, नेस्डैक भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और 20 डेमा के ऊपर ही क्लोजिंग दी है इस मार्केट ने। तो दोस्तों अभी मेरा कहना यही है कि पैनिक में मत आइए, अपने स्टॉक को स्टडी करिए, रिसर्च करिए, उनका चार्ट देखिए और उनको आप समझिए कि आपको किस में से निकलना है और किस में से अगर कोई भी स्टॉक सपोर्ट से ऊपर चल रहा है और वहाँ से उसने एक दिन या दो दिन अपना हाई तोड़कर और ऊपर चलने लगा है, तो उसके अंदर आप थोड़ी बहुत बाइंग के बारे में भी सोच सकते हैं। तो आप चार्ट को देखकर ज़्यादा समझ पाएंगे कि आपको किस स्टॉक में रहना है और किस स्टॉक से निकलना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। गियर योर फंड में आज इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।